कि बताइए उपग्रह किस मंडल में छोड़े जाते हैं, तो कहेंगे आयन में, और संचार उपग्रह पूछेगा तो एक्सोस्फीयर। तो इसमें छोड़ने का रीजन क्या होता है इसी में? किसका? तो सैटेलाइट होती है इसी में नहीं छोड़ा जाता सर, रेडिएशन होता है, वो रिफ्लेक्शन होता है। जैसे एक प्रश्न पूछेगा कि बताइए संचार सुविधाएं किस मंडल पर डिपेंड है? आयन मंडल पर। अगर आयन मंडल न होता तो वो सीधा निकल जाती कहाँ? अंतरिक्ष में, और कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से बंद हो जाता। ठीक है, तो इससे कई प्रश्न आपको मिलेगा आयन मंडल से। जैसे पूछता है बताइए अरोरा लाइट्स किस मंडल में देखने को मिलती है? अरोरा प्रकाश का नाम सुना? अरोरा बोरियालिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ये अरोरा लाइट्स होती है जो सन से निकलती हैं। ठीक है, और उसमें दो तरह की रेज होती है, एक गामा रेज होती है, एक एक्स रेज होती है। तो गामा रेज ज़्यादा इफेक्टिव होती है, एक्स रेज बहुत दूर तक नहीं जाती। तो गामा रेज होती है जब वो आती है यहाँ पे पोल साइड में, तो आयनोस्फीयर में आने के बाद क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रकाश उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी के नॉर्थ पोल पर इसे कहते हैं अरोरा बोरियालिस, और साउथ पोल पे कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो प्रश्न पूछेगा कि अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस किस मंडल में देखने को मिलता है? या सिंपल क्वेश्चन पूछेगा पोलर लाइट्स कहाँ देखने को मिलती है? ध्रुवीय ज्योतियां कहाँ देखने को मिलती है? संचार सुविधाएं किस मंडल पर निर्भर है? आप समझ में। और सबसे लास्ट में एक्सोस्फीयर, जहां पर हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा ज्यादा होती है। तो पूछेगा हाइड्रोजन और हीलियम किस मंडल में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? और एक्सोस्फीयर में ही संचार उपग्रह छोड़ने के। ठीक है, तो एक एक करके पर्टिकुलर लिखते चलिएगा। देखिएगा, ऊंचाई के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू हाइट, एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर। ऊंचाई के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू हाइट, नंबर 1 हेडिंग लेगा क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। नंबर 1 ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल लिख के इसमें जो भी क्वेश्चन लिखिएगा वो वन लाइनर क्वेश्चन है, पॉइंट वाइज लिखिएगा। सबसे पहला, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। इट इज लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। सेकंड क्वेश्चन, इस मंडल में तापमान गिरावट की दर, टेम्परेचर डिक्रीजिंग रेशियो, इस मंडल में तापमान गिरावट की दर, टेम्परेचर डिक्रीजिंग रेशियो 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर। इस मंडल में तापमान गिरावट की दर 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 165 मीटर। 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर। तीसरा क्वेश्चन क्या, समस्त वायुमंडलीय घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। ऑल वेदर डिस्टर्बेंस, समस्त मौसमी या वायुमंडलीय घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। ऑल वेदर डिस्टर्बेंस अवेलेबल इन ट्रोपोस्फियर। जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, थंडर स्टॉर्म, रेन फॉल, ड्यू। जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, कोहरा आदि। नेक्स्ट देखिएगा, इस मंडल में जेट वायु धारा चलती है, जेट स्ट्रीम। इस मंडल में जेट वायु धारा, जेट स्ट्रीम अवेलेबल इन ट्रोपोस्फियर। इस मंडल में जेट वायु धारा चलती है।
वायुधारा, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम नाम सुना ना जेट स्ट्रीम का? प्रश्न आया था कि जेट स्ट्रीम की खोज कब हुई? वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अमेरिकी बम वर्षक बम गिरा रहे थे कहाँ? जापान पे, मतलब हमला कर रहे थे। तो दरअसल जेट वायुधारा होती क्या है? ये धरातल से 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग 150 किलोमीटर पर आर की स्पीड से हवा चलती है, ठीक है। और जिस वजह से उनके जो बम थे वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, जैसे वो बम गिरा रहे हैं तो हवाओं के वेग से वो क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। तो पता लगाया गया, तो पाया गया कि इस बेल्ट में जिस ऊंचाई पर ये फाइटर्स उड़ रहे हैं, इसी हाइट पर एक हवा चल रही है, तो उस हवा का नाम ही रख दिया गया जेट स्ट्रीम, जेट वायुधारा, क्योंकि जेट फाइटर्स किस में थे? उसी ऊंचाई पर थे। तो अगर प्रश्न पूछेगा जेट वायुधारा किस मंडल में, तो क्षोभ मंडल में। इसकी खोज कब हुई? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? नाइनटीन 39 से 1945 पे। अगर पूछेगा हिरोशिमा दिवस कब मनाते हैं? हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? 6 अगस्त 1945, मतलब 6 अगस्त को मनाते हैं हिरोशिमा दिवस। क्यों? क्योंकि जापान पर जो पहला परमाणु बम गिरा था वो हिरोशिमा पे गिरा था। और नागासाकी डे 3 दिन बाद गिरा था नागासाकी पे। तो हिरोशिमा डे 6 अगस्त, नागासाकी डे 9 अगस्त, और ये दोनों गिरे थे 1945 में। तो अगर पूछेगा कि जो जापान पर पहला परमाणु बम गिराया गया वो कौन सा बम था, उसका नाम क्या था? उस एटॉमिक बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। और जो दूसरा गिरा फैटमैन। जो पहला बम गिरा था वो कौन सा था? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, क्या था? जो पहला था वो यूरेनियम था, और जो फैटमैन था वो थोरियम। आ समझ? तो अगर पूछेगा जेट वायुधारा किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में। तो कहेंगे क्षोभ मंडल में। कितने से कितनी ऊंचाई पर? 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, लगभग 150 किलोमीटर पर। एक क्वेश्चन लिखिएगा, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर, औसत ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर, 8 से 18 किलोमीटर, 8 से 18 किलोमीटर, 8 से 18 किलोमीटर। अभी मैंने प्रश्न पूछा कि क्षोभ मंडल की चौड़ाई ज्यादा भूमध्य रेखा पर होगी या पोल पे? इक्वेटर पे होगी। कहाँ पे? इक्वेटर। भूमध्य रेखा पर चौड़ाई ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे गर्मी ज्यादा होगी तो गैसें गर्म होकर फैलेंगी, और पोल पे ठंड ज्यादा होगी तो गैसें सिकुड़ेंगी। तो अगर कभी प्रश्न पूछेगा बताइए क्षोभ मंडल की ज्यादा से ज्यादा चौड़ाई कहाँ देखने को मिलती है, तो कहेंगे इक्वेटर के पास। अगर अकॉर्डिंग टू इंडिया पूछेगा, जैसे मैंने पूछा कि मान लो चेन्नई में ज्यादा होगा या लेह में ज्यादा होगा, तो चेन्नई में ज्यादा, क्योंकि चेन्नई जो है वो इक्वेटर के ज्यादा करीब है। हम बताओ भूमध्य रेखा से भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कौन है? सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ये इक्वेटर से कितना दूर है? नहीं, वो तो आप लोकेशन बता रहे हो कि 6 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड उसका बता रहे हैं आप। डिस्टेंस में पूछ रहा हूँ कितनी दूरी पर है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? 876 किलोमीटर। आज में भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, क्या नाम है उसका? इंदिरा पॉइंट। वो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। और यही कारण है दक्षिण भारत के लोग जो हैं यहाँ काले होते हैं, यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो इक्वेटर के करीब होने की वजह से गर्मी यहाँ ज्यादा, और जम्मू कश्मीर क्षेत्र के लोग जो हैं ये इनकी दूरी ज्यादा है, इस वजह से यहाँ ठंड अधिक है। तो मैंने पहले कहा था कि इक्वेटर से जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? कम। आज समझ में? चलिए आगे लिखिएगा। दूसरा स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। नंबर 2 समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर।
111 किलोमीटर। वो तो मैंने उस दिन पढ़ा गया था कि दो अक्षांशों के बीच की औसत दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। चाहे आप इक्वेटर पे देखेंगे, चाहे आप 23.5 पे नाप पे देखिए, चाहे 66.5 पे, चाहे पोल पे, इनके बीच की हमेशा दूरी कितनी होगी? 111 किलोमीटर। सही ना? अच्छा, एक नाम सुना है ट्रोपोपास? पास मतलब क्या होता है? पास मतलब होता है रुकना, ठहरना। ठीक है, तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? ट्रोपोपास। हिंदी में कहते हैं क्षोभ सीमा। ये आया हुआ प्रश्न है कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? तो कहते हैं ट्रोपोपास। हिंदी में कहेंगे क्षोभ सीमा। चलो अब देखो समताप मंडल। समताप मंडल में लिखा इसकी ऊंचाई, हाइट, इसकी हाइट 19 to 50 किलोमीटर, 19 से 50 किलोमीटर, 19 से 50 किलोमीटर। सेकंड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बनना ही है। इस मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर सिचुएटेड इन स्ट्रेटोस्फीयर। इस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। There is no atmospheric disturbance या weather disturbance। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई मौसमी घटना नहीं होती। There is no weather disturbance। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई मौसमी घटना नहीं होती। इस मंडल में किसी भी प्रकार की कोई मौसमी घटना नहीं होती। और एक नोट के तौर पर लिख लीजिएगा, इस मंडल में हवाई जहाज, एरोप्लेन्स उड़ाए जाते हैं। इस मंडल में हवाई जहाज, एरोप्लेन्स उड़ाए जाते हैं। प्रश्न पूछ रहे कि हवाई जहाज की ऊंचाई किससे मापी जाती है? अल्टीमीटर से। अभी आगे सुन पाएंगे, छोड़ दीजिएगा। अच्छा, कॉकपिट का नाम सुना? क्या होता है कॉकपिट? जिस केबिन में क्रू मेंबर्स होते हैं उसको बोलते हैं, या जहां से पूरे फ्लाइट को कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल केबिन जो होती है उसको बोलते हैं कॉकपिट। तो प्रश्न ये नहीं था, प्रश्न था यूरोप का कॉकपिट किसे कहते हैं? यूरोप का कॉकपिट किसे कहते हैं? यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। प्रश्न आया है कि यूरोप का कॉकपिट किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन स्वीडन, फिनलैंड, बेल्जियम, स्कॉटलैंड। बेल्जियम को कहा जाता है यूरोप का कॉकपिट। ठीक। ब्लैक बॉक्स का नाम सुना? ब्लैक बॉक्स का नाम सुना? आवाज नहीं, सबको अवसर मिलेगा, मेरे पास प्रश्न है इतना। ब्लैक बॉक्स का नाम ही नहीं सुना? ब्लैक बॉक्स नहीं सुना? इधर देखो, प्लेन में ब्लैक बॉक्स होता है, नाम सुना? किस कलर का होता है? प्रश्न ये है, आप सुनाओ। ऑप्शन है काला, नीला, लाल, नारंगी। तो जानते हो, जिनको नहीं पता है वो सबसे पहला ऑप्शन काला, उसका नाम क्या है? ब्लैक बॉक्स। तो कहेंगे इतना सिंपल क्वेश्चन क्या था पूछने के लिए, तो बढ़िया से काला का बोला कर देते। और इसका कलर होता है ऑरेंज, नारंगी रंग का होता है। ठीक है। और ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है कि पूरे प्लेन का, अगर प्लेन क्रैश होता है तो 48 आवर्स तक ऑटो रिकॉर्डिंग इसमें पड़ी रहती है। 48 आवर के बाद ये रिकॉर्डिंग अपने आप ऑटो डिलीट हो जाती है। तो सबसे पहले जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है तो हम क्या ढूंढते हैं? ब्लैक बॉक्स, ताकि उसकी पूरी रिकॉर्डिंग सुना जा सके कि जो पायलट था वो बेस पे क्या बात किया, क्या टेक्निकल इशू था। तो सारी घटना की जानकारी हमें ब्लैक बॉक्स से मिल जाती है। और ये एयर प्रूफ, साउंड प्रूफ, वाटर प्रूफ सब होता है। ये समुद्र में गिर जाए तो खराब, आग के अंदर गिर जाए तो भी खराब, 48 घंटे बाद ऑटो डिलीट होगा। इसीलिए तो सबसे पहले उसको खोजने का प्रयास होता है कि जैसे ही प्लेन क्रैश होता है तो सबसे पहले हम उसी को ढूंढते हैं। 48 घंटे में नहीं खोज पाए तो बेकार हो जाएगा। इतना स्टोरेज उसका नहीं बनाया गया।
ठीक है, क्योंकि प्लेन कितने दिन से रन कर रहा है, कितना रिकॉर्डिंग आप रखोगे, इसलिए सबसे पहले हम ब्लैक बॉक्स ढूंढते हैं। बस इससे ज्यादा मतलब नहीं, प्रश्न आपसे जो एग्जाम में आया था कि ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, तो ऑरेंज होता है, नारंगी होता है, ठीक है। देखो उसमें आप देखोगे तो सबसे पहले उसको ढूंढते हैं। चलिए हाँ, अब देखिएगा, इस मंडल में एक विशेष प्रकार के बादल का निर्माण होता है जिसे मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं। आप देखिएगा मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, इस मंडल में एक विशेष प्रकार के बादल का निर्माण होता है। आप सीधे लीजिएगा मदर ऑफ पर्ल क्लाउड अवेलेबल इन स्ट्रेटोस्फीयर। इस मंडल में एक विशेष प्रकार के बादल का निर्माण होता है जिसे मूलाभ मेघ, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं, जिसे मूलाभ मेघ इंग्लिश में कहते हैं मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। बस एक ऐसी गुब्बारा टाइप का बनता है, कोई बारिश कोई ऐसा कुछ नहीं उसे। मूलाभ इंग्लिश में लिख दो मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, पर्ल मतलब मोती होता है। अब देखिएगा तीसरा मेसोस्फीयर, मध्य मंडल, मेसोस्फीयर मध्य मंडल, मध्य मंडल मेसोस्फीयर। देखिएगा इसकी ऊंचाई हाइट 50 to 80 किलोमीटर, सब में होता है, जो भी प्लेन होते हैं सब में होते हैं। देखिएगा इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर। सेकंड क्वेश्चन, यह सबसे ठंडा मंडल है, कोल्डेस्ट, यह सबसे ठंडा मंडल है, ये सबसे ठंडा मंडल है, कोल्डेस्ट स्फीयर, -100 डिग्री सेल्सियस। आगे डैश से देखिएगा -100 डिग्री सेल्सियस। और तीसरा, ये हमें उल्कापिंडों से बचाता है, मेटेओर्स, ये उल्कापिंडों से बचाता है, वी कवर्ड मेटेओर्स, देख सकते हैं, ये हमें उल्कापिंडों से बचाता है, मेटेओर्स। ये हमें उल्कापिंडों से बचाता है। लास्ट देखिएगा आयनोस्फीयर, सेकंड लास्ट है आयनोस्फीयर, आयन मंडल, आयन मंडल, आयन मंडल, आयनोस्फीयर। देखिएगा इसकी ऊंचाई हाइट 80 to 640 किलोमीटर, 80 से 640 किलोमीटर, 80 से 640 किलोमीटर, 640 किलोमीटर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, इस मंडल में अरोरा लाइट्स देखने को मिलती है, अरोरा लाइट्स, इस मंडल में अरोरा लाइट्स देखने को मिलती है, जैसे नॉर्थ पोल, जिसे उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस, जैसे नॉर्थ पोल पर अरोरा बोरियालिस, अरोरा बोरियालिस, एंड साउथ पोल पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। It called aurora borealis in north pole and aurora australis is called south pole. थर्ड क्वेश्चन, देखो इसी अरोरा लाइट्स को ध्रुवीय ज्योतियां भी कहते हैं या पोलर लाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो चाहे अरोरा लाइट्स कहो चाहे पोलर लाइट्स कहो, बात एक ही है। आगे देखो सिंपल सी चीज, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। ये कौन सी रेखा है? इक्वेटर। यहाँ कौन सा कॉन्टिनेंट है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया उत्तर में है दक्षिण में? साउथ में। तो ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट कर दो उसको, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अब बचा क्या? बोरियालिस। तो बोरियालिस कहाँ होगा? नॉर्थ में। और ऑस्ट्रेलिस कहाँ होगा? साउथ। क्लियर? अब देखिएगा, यह मंडल रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए जिम्मेदार है, responsible for reflecting radio waves।
यह मंडल रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्टिंग रेडियो वेव्स। यह मंडल रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए जिम्मेदार है। चौथा क्वेश्चन लिखिएगा, कम्युनिकेशन सिस्टम डिपेंड अपॉन आयनोस्फीयर। संचार सुविधाएं आयन मंडल पर निर्भर है। कम्युनिकेशन सिस्टम डिपेंड अपॉन आयनोस्फीयर। संचार सुविधाएं आयन मंडल पर निर्भर है। कम्युनिकेशन सिस्टम डिपेंड अपॉन आयनोस्फीयर। जस्ट लाइक रेडियो, जैसे रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, रडार etc। मतलब ये जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम है वो किस मंडल पर डिपेंड है। अगर आयन मंडल ना होता तो ये हम जो कम्युनिकेशन सिस्टम यूज करते हैं, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर या जो भी सारी कम्युनिकेशन सिस्टम है वो पूरी तरह से क्या होते हैं, बंद। तो जैसे अगर पूछें कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? J.L. बेयर। इनका पूरा नाम है जॉन लोगी बेयर। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम। एक्स किरणों की खोज किसने किया था? रॉन्टसन ने। ठीक है। और रेडियो की खोज करें, रेडियो का आविष्कार किसने किया? जी मार्कोनी। और इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया था? ये सब किसकी देन है? ये ग्राहम बेल की देन। इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब की खोज किसने किया था? आविष्कार थॉमस अल्वा एडिशन। इलेक्ट्रिक की खोज भी इसी ने किया था, थॉमस अल्वा एडिशन। और विद्युत मोटर की खोज किया था माइकल फैराडे ने। किसने? माइकल फैराडे। तो जो विद्युत मोटर होता है वो किस सिस्टम पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे। उसके अंदर क्या होता है, जो कॉपर बाइंडिंग की जाती है ना, तो उसके बीच में, मोटर के बीच में एक शाफ्ट होता है। ठीक है। और जब वो इलेक्ट्रिक उस पे करंट फ्लो करता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ये मोटर, ये जो बीच में शाफ्ट है वो रोटेट होने लगता है। ठीक है। तो विद्युत मोटर की खोज किसने किया? तो कहेंगे माइकल फैराडे। और भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। और फाउंटेन पेन का यूज किसने किया था? आविष्कार फाउंटेन ने। और साइकिल का आविष्कार किसने किया था? मैकमिलन। किसने? मैकमिलन ने। और रिवॉल्वर की खोज किसने किया? आविष्कार सैमुअल कोल्ट। किसने? सैमुअल कोल्ट। और रबर टायर की आविष्कार किसने किया? डनलप। किसने? जॉन डनलप ने खोज किया था। किसकी? रबर टायर, जो ये गाड़ियों में टायर यूज होता है, वो उसकी खोज किसने किया? आविष्कार किसने किया? तो डनलप ने। और हवाई जहाज के पहिए में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन ज्यादातर यूज किया जाता है। दूसरा है हीलियम, उसमें नॉन एक्टिव गैस पाई जाती है। ठीक है। तो ज्यादातर हीलियम पहले होती थी, अब नाइट्रोजन का यूज करते हैं। हाँ, वो हीट नहीं होती है। और पेंसिलिन की खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? इधर लुई पास्चर नहीं, लुई पास्चर। वायरस की खोज किसने किया? इवानोवस्की ने वायरस की। और एंटोनी वान लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज किया था। और एंटोनी वान लीवेनहॉक, इन्होंने बैक्टीरिया की खोज। सेल्स की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका जिसको कहते हैं, किसका? जिंदा सेल का। हाँ, लेकिन अगर सेल पूछेगा तो रॉबर्ट हुक है। ठीक है। और एक क्वेश्चन कभी आप पढ़िएगा कि जीवन की उत्पत्ति को लेकर दो विवाद था। एक लोगों ने कहा था जीवों की उत्पत्ति जीवों से हुई है, जिसको कहते हैं जीवात जीवोत्पत्ति। और कुछ वैज्ञानिकों का मानना था जीवों की उत्पत्ति अजीव पदार्थ से हुई है।
ठीक है। तो इसमें जीवात जीवोत्पत्ति दिया था किसने? वान हेलमंट ने, ठीक है। और मिलर ने दिया था अजीवात जीवोत्पत्ति। मतलब इन्होंने दोनों लोगों ने टेस्ट किया और कहा, एक फ्लास्क लिया था शीशे का जार और उसी में मांस का टुकड़ा डाल दिया और उस शीशे के जार की जो नली थी उसको यह आकार में ऐसे फोल्ड करके बनाया था और अंदर जार के अंदर क्या भरा हुआ था? मांस के कुछ टुकड़े थे और ये नली जो थी ये जार के अंदर पूरा सील पैक थी और यहाँ भी सील पैक थी। आज समझ में मतलब, और देखा कुछ दिनों तक इसमें किसी भी बैक्टीरिया का कोई एंट्री, और जिस दिन उन्होंने इस नली को तोड़ दिया बीच से, कुछ दिन बाद देखा इसके अंदर क्या पड़ गया? बैक्टीरिया पड़ गया, मतलब वो सड़ गया, ठीक है। तो इन्होंने दावा किया था कि जीवों की उत्पत्ति किससे हुई है? जीवों से ही हुई है। एटमॉस्फेयर में मौजूद जो वायरस थे वो बैक्टीरिया को अंदर गए और जाके इसको सड़ा दिया, ठीक है। और एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वान हेलमंट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि मानव के पसीने से भीगी हुई शर्ट को लेकर उन्होंने गेहूं के चोकर में लपेट कर 21 दिन रख दिया और देखा उसमें चूहे पैदा हो गए। हाँ, पसीने से भीगी हुई कमीज को, जो गेहूं की भूसी नहीं होती आटे की, उसी में लपेट कर रख दिया था 21 दिन और देखा उसमें चूहा पैदा हो गया। तो इन्होंने दावा किया कि ऐसा हुआ। तो अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि मानव के शरीर में जुआ जो पड़ता है कहां से आता है? गंदगी से हो जाता है। आर्जन में जानवर हो मानव हो सबके शरीर में देखो कुछ न कुछ बैक्टीरिया पड़ जाते हैं, वो जुआ वगैरह पड़ जाते हैं। तो आखिर ये कहां से आते हैं? एटमॉस्फेयर में मौजूद है। वास्तव में अगर देखा जाए तो अजीव पदार्थ से नहीं हुई है। जीवों की उत्पत्ति जब भी हुई तो जीवों से ही हुई है। मानव ही मानव जैसा संतान पैदा कर सकता है, बाकी नहीं। आर्जन में तो ये तमाम तरह के स्टेटमेंट होंगे। चलो, तो आविष्कार से एक ट्रेंड चल रहा था कि आविष्कारों से एक प्रश्न निश्चित पूछा जाता था, इसका आविष्कार किसने किया। चलो अब यहाँ देखो, लास्ट क्वेश्चन करेगा डिपेंड अपॉन आयनोस्फीयर। एक लिखिएगा, उपग्रह सैटेलाइट्स आयन मंडल में छोड़े जाते हैं। उपग्रह आयन मंडल में छोड़े जाते हैं, सैटेलाइट्स आयनोस्फीयर में मूव करते हैं। और लास्ट लिखिएगा एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल या बाह्य मंडल कहते हैं, बहिर्मंडल या बाह्य मंडल, एक्सोस्फीयर। इसमें लिखिएगा इट इज द आउटर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, इट इज द आउटर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। इट इज द आउटर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। इसकी ऊंचाई हाइट लिखिएगा 642 इनफाइनाइट, 640 से अनंत, 642 इनफाइनाइट। 640 से अनंत, इनफाइनाइट बोलते हैं उसको, ऐसे उसको इंडिकेट करते हैं इस तरह से, इनफाइनाइट। थर्ड क्वेश्चन लिखिएगा, इसमें हाइड्रोजन तथा हीलियम की मात्रा ज्यादा होती है। इस मंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस ज्यादा पाई जाती है। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इन एक्सोस्फीयर। हीलियम और हाइड्रोजन। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट अवेलेबल इन एक्सोस्फीयर। संचार उपग्रह बाह्य मंडल में पाए जाते हैं या छोड़े जाते हैं। संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन सैटेलाइट अवेलेबल इन एक्सोस्फीयर, बाह्य मंडल। तो इस तरह से अब अगर पूछा गया कि वायुमंडल को कितने लेयर में डिवाइड किया गया? 5। तो वायुमंडल का सबसे निचला परत कौन है? पृथ्वी का सबसे निकटतम मंडल कौन है? ऐसा कौन सा मंडल जहां पर वेदर डिस्टर्बेंस होती है, मौसमी घटनाएं? कौन सा मंडल जहां पर टेंपरेचर डिक्रीजिंग रेशियो देखा जाता है, तापमान गिरावट की दर, और वो रेशियो क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर, मतलब 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान कितना कम होता है? किस मंडल को परिवर्तन मंडल कहा जाता है? क्योंकि तमाम तरह का परिवर्तन मौसम में देखने को किस मंडल मिलता है? किस मंडल को कन्वेंशनल जोन कहा जाता है, संवहन मंडल कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल। किस मंडल में जेट स्ट्रीम देखने को मिलती है? जेट वायुधारा किस मंडल में चलती है? क्षोभ में। जेट स्ट्रीम की खोज कब हुई थी?
सेकंड पटवार के समय। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कौन सा मंडल है जहाँ किसी भी प्रकार का कोई वेदर डिस्टर्बेंस नहीं होता? सप्ताह मंडल। और कौन सा मंडल जो जहाजों को उड़ाने के लिए आदर्श है? सप्ताह मंडल। अच्छा प्रश्न पूछेगा कि हेलीकॉप्टर और फाइटर्स जेट फाइटर्स किस मंडल में होते हैं? वो क्षोभ में होते हैं, लेकिन एरोप्लेन कहाँ होते हैं? सप्ताह मंडल। कौन सा मंडल हमें उल्का पिंडों से बचाता है? मेटेओर से। सबसे ठंडा मंडल कौन? तो मेसोस्फीयर। कितना? -100 डिग्री सेल्सियस। अगर पूछेगा कि बताइए पोलर लाइट्स या अरोरा लाइट्स कहाँ देखने को मिलती है? आयन मंडल में। अगर पूछेगा कि उत्तरी ध्रुव पर इस लाइट को क्या कहते हैं? अरोरा बोरियालिस। और साउथ पोल पर? तो सिंपल क्वेश्चन ही पूछ लेगा कि अरोरा ऑस्ट्रेलिस किस मंडल में देखने को मिलती है? आयन मंडल। तो दोनों आयन मंडल में देखने को मिलेगी। पूछेगा कि कौन सा ऐसा मंडल है जो रेडियो तरंगों को रिफ्लेक्ट करता है? आयन। संचार सुविधाएं किस मंडल पर? आयन मंडल पर। ठीक है। और उपग्रह सैटेलाइट्स किस मंडल में छोड़ जाते हैं? लेकिन जैसे ही कहेगा संचार उपग्रह तो दोनों कहाँ जाएंगे? तो वायुमंडल का सबसे बाहरी परत कौन है? हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? और कम्युनिकेशन सैटेलाइट किस मंडल में? एक्सोस्फीयर। ये हो गए 5। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इस चैप्टर का है वो अभी छूट रहा है, वो है ओजोन लेयर। उसे हम ओजोन मंडल नहीं कह सकते, उसे क्या कहेंगे? क्योंकि वो एक परत है, वो एक मंडल नहीं है, वो एक लेयर है। और शुरू की पुरानी किताबों में आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया था। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। आप समझे? लेकिन बाद में पता चला कि ओजोन कोई मंडल नहीं है, ओजोन सिर्फ एक परत है जो कहाँ स्थित है? समताप मंडल के ऊपरी हिस्से में। अब ऐसा में तो बाद में मतलब उसको हम कौन सा मंडल कहेंगे? तो मेसोस्फीयर, मध्य मंडल। लेकिन अब यहाँ पे रीडिंग लीजिएगा ओजोन परत, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर। जैसे ये सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन ये होगी ऊपर और यही इनको लड़ाकर यहाँ से रिफ्लेक्ट करा देते हैं। अगर आयन मंडल ना होता तो वो रुकती ही नहीं, अगर वो वापस भी करता तो डिस्ट्रॉय हो जाती, इधर से उधर फैल जाती, वो वापस पृथ्वी पर रिटर्न नहीं होती। जैसे हम लोग एंटीना यूज करते हैं, वो चाहे डिश टीवी से पुरानी टीवियों में देखोगे जब बचपन में तो इस तरह का एंटीना हुआ करता था, ऐसे ये रिसीवर होता है। जैसे हम किसी भी साउंड को या किसी भी मूवी को या किसी भी चलचित्र को उसको हम वेव्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आप सुनते हैं रेडियो पे अगला प्रसारण दिल्ली से होगा तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी से भेजा जाता है, तो जब ये जाएंगे ऊपर और कम्युनिकेशन सैटेलाइटों से जब टकराते हैं तो ये वापस लौटते हैं और ये रिसीवर उसे क्या करते हैं? कभी कभी देखिए जब एंटीना का मुंह घूम जाता था तो एक लोग पहुंचे खड़े हैं, आया आज वही डिश टीवी में डीटीएच में कि अगर थोड़ा सा सेंटर हिल गया उसका तो वो सिग्नल पकड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये रिसीवर होते हैं जो वहां से भेजने पर उसे क्या करते हैं? कैच करते हैं। तो गांव में जुगाड़ ज्यादा होता था, जिनके पास ये नहीं होता था वो साइकिल की रील यूज कर लेते थे। उससे कैसे होता? मेटल होना चाहिए, ठीक है, हो जाएगा। भारत में बहुत जुगाड़ है। देखो बचपन में खेलोगे ना माचिस का वो बना के वो फोन लगा के उसको तो टाइट खींचोगे से वायर को धागे को और जब उसको कान लगा उसको वाइब्रेशन करोगे ना तो वो कम्युनिकेशन होगा उसका पूरा। हाँ तो बचपन का जुगाड़ था, टेक्नोलॉजी उसमें काम नहीं करती है। तो टेक्नोलॉजी करने के लिए ग्राहम बेल ने बना दिया था टेलीफोन, और आज कभी भी कोई किसी को भी आप फोन करोगे तो सबसे पहला वर्ड यूज करते हो हेलो। और हेलो था कौन ये बताइए? वो ग्राहम बेल की पत्नी थी और उन्होंने जब इसका इन्वेंशन किया तो सबसे पहली कॉल किसको लगाया था? अपनी पत्नी को, और उनका नाम लिया हेलो। अब आज कोई भी किसी से बात करेगा बुलाएगा किसको? ये ट्रेंड हो गया। चलिए देखो ओजोन परत से मैं समझा दे रहा हूँ क्योंकि आज क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, बस मैं बता दूं। सबसे पहला प्रश्न होगा कि बताइए ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ओजोन परत किस मंडल में है? समताप। सिंपल सा जवाब होगा स्ट्रेटोस्फीयर में। कोई हाँ मेसोस्फीयर नहीं है, समताप मंडल के ऊपरी परत में, ऊपरी भाग में है। अब जैसे यहाँ तक समताप मंडल है और ये यहाँ पे है तो बताओ इसके अंदर में आइए। अब यहाँ से यहाँ तक क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर है। इसी बीच में कौन है? ओजोन है। तो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि ओजोन परत किस मंडल में स्थित है, तो इंडिविजुअल क्वेश्चन और सिंगल क्वेश्चन का जवाब होगा समताप। लेकिन अगर पूछेगा कि ओजोन परत किन दो मंडलों के बीच में स्थित है तो कहेंगे
ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन का 90% हिस्सा जो है वो समताप मंडल में है। कहाँ पे? 90% कहाँ है? समताप में। और 10% कहाँ है? क्षोभ मंडल में। क्षोभ में, मध्य में नहीं, क्षोभ में। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा परसेंटेज कहाँ है? समताप में। तो जब भी प्रश्न पूछेगा बताओ ओजोन परत किस मंडल में है, तो कहेंगे समताप। तीसरा, ओजोन परत को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं अम्ब्रेला ऑफ द अर्थ। इसको पृथ्वी का छाता या पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेस होती है, यूवी रेस होती है, उसे ये क्या करती है? उसे ये एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे वो चलनी नहीं होती या छन्नी होती है, चाय बनाते समय जब आप छानते हो तो चाय पत्ती और वो सब जितना कुछ मटेरियल ऊपर और प्योर चाय नीचे। तो ये क्या करती है? अल्ट्रावायलेट रेस को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब करती है, सोख कर शुद्ध प्रकाश नीचे गिरती है। इस कारण से इसे पृथ्वी का छाता या पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। चौथा क्वेश्चन पूछेगा कि ओजोन को प्रभावित करने वाली सबसे प्रमुख गैस कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको कहते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसमें पाई जाती है गैस जिसका नाम है क्लोरीन। क्या नाम है? क्लोरीन। और क्लोरीन के बारे में कहा जाता है कि क्लोरीन का एक अणु ऑक्सीजन के 1 लाख परमाणुओं को तोड़ सकता है, इतना खतरनाक होता है। तो पहला प्रश्न तो ये हो गया कि ओजोन को प्रभावित करने वाली प्रमुख गैस कौन है? तो कहेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन या साथ बोलते हैं CFC। और दूसरा कि CFC को प्रभावित करने वाली प्रमुख रिसोर्सेज ऑफ CFC, मतलब CFC के प्रमुख स्रोत कौन है? तो कहेंगे AC, रेफ्रिजरेटर, सुपरसोनिक फाइटर प्लेन, ठीक है, और बहुत सारे केमिकल्स हैं जहां से CFC का उत्सर्जन होता है। तो अब प्रश्न पूछेगा कि पूरे विश्व में सबसे अधिक CFC को रिलीज कौन करता है? चाइना करता है। और क्षेत्र कहाँ हो रहा है? अच्छा, यहाँ क्षेत्र से मतलब क्या समझ रहे हैं? ओजोन परत में क्षेत्र हो गया, इसका मतलब क्या है? बस उसकी लेयर पतली हो गई। यहाँ क्षेत्र का मतलब होल नहीं हुआ है, वो लेयर क्या हो गई? पतली हो गई है। और आने वाले 2050 तक इसकी लेयर को फिर से फुलफिल कर दिया जाएगा। मतलब CFC में क्या किया जाएगा? कंट्रोल। आप देखो इस समय की जो फ्रिज आ रही है ना, अब पीछे उसमें क्लोरीन गैस नहीं भरी जाती है। नहीं तो पुरानी फ्रिजों को देखो, पीछे टंकी होती थी और उसी में क्लोरीन गैस होती थी और वही ठंडा करती थी। आज समझ में? तो अब पूछेगा कि सबसे ज्यादा उत्सर्जन कौन सा देश करता है? तो चीन। लेकिन क्षेत्र वो कहाँ रहा है? अंटार्कटिका पर। क्यों? ठंडा की वजह से सर। भाई क्षेत्र चाइना के ऊपर होना चाहिए ना, अंटार्कटिका के ऊपर क्यों हो रहा है? वैसे सब में वो ठंडे की वजह से अटैक। क्योंकि CFC में जो गैस पाई जाती है क्लोरीन, ये क्लोरीन की विशेषता है कि जो सबसे ठंडी जगह होगी ये वही मूव करती है, वही कंज्यूम हो जाती है। जैसे अभी इस कमरे में छोड़ा जाए क्लोरीन, तो इस कमरे का जो सबसे ठंडा एरिया होगा ना, वही जाके सब कंज्यूम हो जाएगी। तो पूरे पृथ्वी का सबसे ठंडा अंटार्कटिका। ये सारी क्लोरीन गैसें भाग कर कहाँ आ रही है? अंटार्कटिका के ऊपर। और यहाँ ये रिएक्शन कर रही है किसके साथ? ओजोन के साथ। अब ओजोन जब क्लोरीन रिएक्शन करती है जिसको तोड़ती है ClO+2, मतलब ओजोन को तोड़ दी ऑक्सीक्लोरीन में और मुक्त हो रही वहां से क्या? ऑक्सीजन। ये एरो क्या दिखा रहा है? ऑक्सीजन एक हल्की गैस है, जैसे ही वो O3 से O2 में टूटेगी वहां से, तो वो लेयर अब क्या हो जाएगी? पतली हो जाएगी। आप समझ आया? तो पूछेगा कि ओजोन क्षेत्र से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो कहेंगे अंटार्कटिका। और पूछेगा कौन सा पोल सबसे ज्यादा प्रभावित है? साउथ पोल, क्योंकि अंटार्कटिका किस पोल पर है? साउथ पोल। चौथा अगला क्वेश्चन, ओजोन की मोटाई किससे मापते हैं? डॉप्सन से। डॉप्सन यूनिट से। पूछेगा डॉप्सन से क्या मापा जाता है? तो ओजोन की ब्रेथ, चौड़ाई मापते हैं, मोटाई मापते हैं उसकी। क्लियर? अगला क्वेश्चन पूछेगा कि ओजोन की निगरानी के लिए कौन सी सैटेलाइट छोड़ी गई है? नासा ने कौन सी सैटेलाइट, कौन सा उपग्रह छोड़ा है जो ओजोन की निगरानी कर रहा है? उसका नाम है निम्बस 7। क्या नाम है? निम्बस 7। और ये किसके द्वारा छोड़ा गया है? नासा के द्वारा एक सैटेलाइट छोड़ी गई है निम्बस 7, जो बस यही अध्ययन कर रही है ओजोन में कहाँ छिद्र हो रहा है और कहाँ सही है। ठीक है? अगला प्रश्न पूछेगा कि मॉन्ट्रियल सम्मेलन, मॉन्ट्रियल सम्मेलन का संबंध किससे है? ओजोन के सेफ्टी से, ओजोन के संरक्षण से। अब यही प्रश्न होगा कि मॉन्ट्रियल कहाँ है? मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में। मॉन्ट्रियल समिट कब हुआ था?
मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब बुलाया गया? वहां पे रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी से संबंधित था वो। 16 सितंबर 1987 में। अगर पूछेगा कि मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था, तो 16 सितंबर 1987 में। मॉन्ट्रियल सम्मेलन का संबंध किससे है? ओजोन के संरक्षण से, और इसीलिए हर साल 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? ओजोन दिवस मनाया जाता है। यहाँ तक समझ आ गया? तो ऐसे भी बहुत 15 से 20 क्वेश्चन होंगे सिर्फ ओजोन से, जिसको हम एक एक करके लिखवा देंगे। तो उम्मीद करते हैं अब ओरल क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। ओजोन डे कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ओजोन की सुरक्षा के लिए जो सबसे पहला सम्मेलन बुलाया गया था वो 16 सितंबर 1987 को। कहाँ बुलाया गया था? मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में। कनाडा की कैपिटल? ओटावा किस नदी के तट पर है? पोटोमैक। ठीक है। और कनाडा से कोई क्वेश्चन? विश्व की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा, तटीय सीमा, पूछेगा विश्व की सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कनाडा। और पूरे भारत में सबसे ज्यादा सिख कहाँ है पूरे विश्व में? तो कनाडा। क्लियर? और अगर पूछेगा मॉन्ट्रियल का संबंध किससे है? ओजोन सेफ्टी से। डॉप्सन यूनिट से क्या मापा जाता है? ओजोन की निगरानी के लिए कौन सी सैटेलाइट नासा ने छोड़ा है? निम्बस 7। आसमान में ओजोन से प्रभावित सबसे ज्यादा क्षेत्र कौन सा है? अंटार्कटिका। कौन सा पोल? और साउथ पोल पर भारत के कौन कौन से रिसर्च सेंटर हैं? भारती, मैत्री और साउथ गंगोत्री। और उत्तरी ध्रुव पर कौन सा है? हिमाद्री। कौन सा है? हिमाद्री। क्लियर? तो अगर पूछेगा पृथ्वी का छाता या पृथ्वी का रक्षा कवच किसे कहते हैं? क्यों? अगर पूछेगा कि ओजोन परत किस रेस को एब्जॉर्ब करती है? गामा रेस को या एक्स रेस को? तो गामा, क्योंकि एक्स रेस बहुत दूर तक नहीं जा पाती, तो गामा रेस को ये एब्जॉर्ब कर लेती है। क्लियर? और इसमें जुड़े कुछ मिसलेनियस प्रश्नों के उत्तर बता देंगे। तो वायुमंडल के 5 मंडल क्लियर हो गए। तो दो क्रम से लिखने के लिए दे दिए जाए तो असेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। सबका पर्टिकुलर क्वेश्चन क्लियर? कौन सा मंडल की क्या विशेषता है, ये भी क्लियर हो गया। और अगर पूछेगा कि वायुमंडल का यूज कोई बता सकता है, इसका यूज क्या है, महत्व क्या है, कार्य क्या है? वायुमंडल का महत्व है कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले ये कंट्रोल करती है टेम्परेचर को, जिसमें CO2 सबसे ज्यादा सपोर्टिव है। दूसरा, हमारे वायुमंडल में ह्यूमिडिटी पाई जाती है, आर्द्रता, जिसकी वजह से बारिश होती है। हमारे वायुमंडल में गैस पाई जाती है ऑक्सीजन, जो प्राणवायु है। हमारे वायुमंडल में ही एक परत है ओजोन, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को रोकती है। और अगर अल्ट्रावायलेट रेस ओजोन में छिद्र हो जाए और अल्ट्रावायलेट रेस सीधा धरती पर आए तो इसका इफेक्ट क्या होगा? स्किन डिजीज, त्वचा कैंसर हो जाएगा, मोतियाबिंद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने उस दिन बताया था कि भारतीयों को इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत के जलवायु में रहने वाले जो भी लोग हैं उनकी त्वचा में मेलानिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेलानिन, जिसका ओजोन रेस, अल्ट्रावायलेट रेस कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कैंसर तो जनरली वैसे होता रहता है। ये त्वचा कैंसर की बात हम कर रहे हैं कि अगर ओजोन में छिद्र होता है तो इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट यूरोपियन कंट्रीज को देखने को मिलेगा। उनको नहीं, काले लोगों में मेलानिन पाया जाता है। ठीक है, तो उनको कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो विदेशी है ना, ये हो जाएंगे चिकन फ्राई, छीला मुर्गा देखा है, ये इस तरह से हो जाएंगे, क्योंकि इनकी त्वचा में मेलानिन नहीं पाया जाता है। तो मेलानिन क्या करता है? ओजोन लेयर को, ये जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, इन्हें रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन जिनके अंदर मेलानिन नहीं होगा उनको वो बना देगा चिकन फ्राई टाइप का। तो ये ज्यादा खतरा उन लोगों को। भारतीय जलवायु में जो गोरे या काले लोग जो भी हैं, इनकी जलवायु के हिसाब से यहाँ के लोगों के अंदर मेलानिन पाया जाता है, इसलिए हम लोग सेफ। कौन सी नदी है? समुद्र बेटा ऊपर देखोगे तो अलास्का है। ठीक है, सबसे ऊपर देखो अलास्का में, और ये आर्कटिक और अटलांटिक महासागर है। ऐसे तो बहुत बड़ा सेंट लॉरेंस नदी है। ठीक है, मिसिसिपी, मिसौरी है, बहुत सारी नदी है। अच्छा, हम देखेंगे उसको बीच अगर पूछ रहा है कनाडा और यूएस के बीच में,
हाँ झील पूछो तो मिशिगन है। उस नदी के बाद चलो चलो थैंक यू क्लास। और आर्मी चीफ कौन है? आवाज नहीं। कल सेना का अध्यक्ष किसे बनाया गया? मनोज। किसकी जगह लेंगे? मनोज मुकुंद। ये क्या है? ये पहले या दूसरे? पहले कौन? जनरल बिपिन रावत। और इस समय पाकिस्तान का पीएम कौन है? शाहबाज शरीफ। उम्मीद करते हैं कि दूसरा प्रश्न उसी तेजी से बताइएगा जिससे ये बताएं। हु वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? Who was the first president of Pakistan? Who was the first governor general of Pakistan? पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। और पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली। और राष्ट्रपति खोज क्या? थैंक यू प्लस।